तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए जो भी हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट है जो बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं। चाहे बोर्ड आपका कोई भी हो, लेकिन आपको याद रहे बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है यह चीज, ठीक है ना। याद रखिए बायोलॉजी का, और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर आपको इतना प्यार से आपको बताया जाएगा, इतना सटीक आंसर दिया जाएगा ना, आराम से अच्छे आदमी भी, कितना हो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इसको याद कर सकते। मैं एक दो चीज बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखो, आपको पूरे बायोलॉजी की बात करूं, आपको कम से कम 15-16 चैप्टर पढ़ना है। 15 से 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। मान ले 16 चैप्टर हुआ, 16 चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो अब सर बोलोगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जवाब देना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, लेकिन जवाब तो 10 ही देना है। तो 16 चैप्टर से 10 क्वेश्चन जवाब देना है, ठीक है। तो क्या 16 चैप्टर से एक चैप्टर का एक भी क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा। तो आप बोलोगे 16 चैप्टर को क्या पूरा याद करना जरूरी है क्या? नहीं भैया जी। अगर सब चैप्टर से, एक चैप्टर से अगर 5-5 क्वेश्चन निकाल लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए, 16 पचे अच्छी 80 हो जाएगा। तो क्या अगर हर चैप्टर से 5 दिन 6 मान लेते, चलो 6 मान लिए, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन में से क्या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ पाएंगे क्या? बताओ। बिल्कुल आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे दोस्त। क्योंकि 16 चैप्टर का हम 6-6 क्वेश्चन भी अगर निकालते हैं, आपको 100 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन होता है। 96 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या मेरे दोस्त? बिल्कुल आएंगे। वही सेलेक्ट करना एक होता है टीचर का काम। तो वही सेलेक्ट करके मैं लाया हूं, और एग्जाम में हर साल दे रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट का दे रहा हूं। और यह आपका लघुत्तर प्रश्न उत्तर है, जीव विज्ञान का है, और इससे पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन, हर एक क्लास आपको मिलता रहे, और मेरे साथ आप कांटेक्ट में बने रहो, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन आता है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि टाइफाइड की बीमारी का रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार लिखे। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2013 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। पूछेगा टाइफाइड रोग कैसे होता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न कैसे होता है, टाइफाइड रोग है क्या, अगर होगा तो लक्षण क्या होगा, अगर भाई तो किसी को टाइफाइड है, कैसे पता करेंगे कि भाई इसको टाइफाइड ही है, इसका उपचार क्या हो सकता है। यानी कि मतलब बहुत सारी बातें है। टाइफाइड रोग क्या है, रोगजनक मतलब किससे उत्पन्न होता है, संक्रमण का विधि, किसके कारण संक्रमण होता है, इसका उपचार क्या हो सकता है, इसके बारे में बताना। सबसे पहले टाइफाइड की बात करना हो। देखिए, टाइफाइड एक संक्रमण रोग है। टाइफाइड क्या एक प्रकार का संक्रमण रोग है, जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना, टाइफाइड जो होता है ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, सल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। और इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं। क्या देखो, टाइफाइड होता है एक जीवाणु जनित रोग है। आपसे पूछेगा टाइफाइड कैसा रोग है, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, मतलब संक्रमण रोग। तो याद रखना, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? तो जीवाणु जनित रोग है, या संक्रमण रोग भी कह सकते हैं। क्या है? एक प्रकार का संक्रमण रोग है, या जीवाणु जनित रोग है। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर। तीसरा का ऑब्जेक्टिव पूछेगा टाइफाइड का कारण क्या है, टाइफाइड किससे उत्पन्न होता है। तो सल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है। क्या नाम है उसका? सल्मोनेला टाइफी नामक। तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर। याद रखना मेरे दोस्त। उपचार भी पूछेगा उसका ऑब्जेक्टिव में, तो डिफिनेशन याद रहेगा तब ना। तो याद रखिए, टाइफाइड एक संक्रमण रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इसका लक्षण क्या हो सकता है? भाई किसी का अगर टाइफाइड हो गया, पता कैसे चलेगा कि भाई टाइफाइड है इसको? तो कैसे पता चलेगा? देखो, इस पर सिर दर्द, काफी एकदम सिर में दर्द होता है, अमाशय में दर्द, अमाशय में दर्द, सिर में दर्द, दोनों दर्द होने लगे, तो आप समझिएगा हो सकता है टाइफाइड हो, इसलिए डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। लक्षण यह है। संक्रमण का विधि क्या है? इसका संक्रमण का विधि क्या है? देखिए, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। एक सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है जिसके मल मूत्र में क्या होता है, यह रोग का पाया जाता है। तो सल्मोनेला टाइफी नामक थोड़ी आपके घर में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसमें मदद कौन करता है? जहां पे सल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु होता है, मल मूत्र जानते हो ना, मल मूत्र करता है, उस पर हमारे घरेलू मधुमक्खी होता है, जाकर बैठ जाता है वहीं पर। मल मूत्र को थोड़ी पता है कहाँ है, बैठ जाएगा। वो आएगा, बैठेगा, बैठ के फिर उड़ के आएगा, खाना खाते रहिएगा, वहीं पे बैठ जाएगा। यानी कि जब उस मल मूत्र पर बैठा, किसके मलमूत्र पे? तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मलमूत्र पे। तो जब बैठेगा तो उसके गोल हाथ में जब नहीं रहता है ना,
उस पर क्या हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा उसमें संक्रमण सट जाएगा, यानी कि उसका गंदा जो मल-मूत्र है उसमें लग जाएगा और वही आके आपके खाना में बैठ जाएगा। तो वह संक्रमण वहाँ से उठाकर लाया आपके खाना में डाल रह गया। वो जान से नहीं किया, उसको थोड़ी पता क्या कर रहा है वो, लेकिन वह जीवाणु आपके खाना में आ गया और खाना खा रहे एकदम आपके अंदर चला गया, आपको बीमारी आ गया। समझ गए ना इस चीज़ को? यही चीज़ है। देखो, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल-मूत्र में पाया जाता है। घरेलू मधुमक्खी, देखिए, घरेलू मधुमक्खी रोगी, रोगी मतलब आदमी, जो आदमी को रोग होता है, रोगी के भोज्य पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है। यानी कि जो आपको खाने वाला पदार्थ है, हो सकता है आप पीने वाला दूधे में बढ़ जाए, दूधे में मक्खी गिरे, स्प्राइटे में गिर जाए, क्या दिक्कत? पी लेते हो, चाय में मार के पी जाते हो, ठीक है? घी में मक्खी गिर जाता है तइयो खा जाते हो। तो क्या है? भोज्य पदार्थ, भोज्य मतलब खाने वाला पदार्थ, पेयजल पदार्थ मतलब पीने वाला पदार्थ में बैठकर उसे दूषित कर देता है। बैठकर उसे दूषित करता है, जिससे बीमारी फैलता है। मैंने जो समझाया वही चीज़ें हैं कि देखो, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल-मूत्र में पाया जाता है, लेकिन हमारा घरेलू मधुमक्खी क्या करता है, जो रोगी या व्यक्ति है, रोगी है, उसके भोज्य पदार्थ, पेयजल पदार्थ और बैठ के उसे दूषित कर देता है। क्योंकि वहाँ पर बैठेगा पहले मल-मूत्र पे, वहाँ से लाएगा, आपके भोजन में डाल देगा। ठीक है? इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इसका उपचार है इसको नियंत्रित कैसे करते हैं? बहुत सारा दवाइयाँ हैं, ठीक है ना? तो इसको प्रतिजैविक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और रोगी को ताले भोज्य पदार्थ देना चाहिए। अगर टाइफाइड के संक्रमण व्यक्ति है, उसकी खिचड़ी जानते हैं ना, खिचड़ी गुलहत्थी जानते हैं? हाँ, गुलहत्थी तो शायद समझ नहीं रहे होंगे। जानने वाला अगर जानते हैं तो बताना ज़रूर। गुलहत्थी उसे कहते हैं, अब हो सकता है आपकी भाषा में क्या कहा जाता है पता नहीं। गुलहत्ती जब चावल बनता है तो उसमें मार पसा दिया जाता है। तो मार पसाने की ज़रूरत नहीं, मार वहीं में छोड़ दो, ठीक है? और उसमें नमक डाल दो, वो गुलहत्ती बन गया। तो वो तरल पदार्थ है, ठीक है ना? यानी कि ताल्य भोजन होता है, ताल्य चाहे खिचड़ी कह सकते हैं, ये सब उसको देना चाहिए उस व्यक्ति को। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और समझने की चीज़ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पूछता है, एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन क्या है? और ये क्वेश्चन 2009, 2018 देखो कितना इंपॉर्टेंट। पहले पूछा 2009 में, फिर 9 साल बाद पूछा 2018 में। यही होता है मेरे दोस्त। हो सकता है कि आपको 2002 में पूछ दिया, 2002 में आपके एग्जाम में पूछा, उसके बाद कोई पूछा ही नहीं। हो सके 2000 आपको 25 में पूछ दे, 2026 में पूछ दे। क्या करोगे अब बताओ ना तंका, अब क्या करोगे आप? अरे पता ही नहीं भाई 2002 में क्या क्वेश्चन पूछा, आपको खुद नहीं पता। यह पता लगाना मेरा काम, और मेरे पास बुक है जिससे हमारे पास 1980 से लेकर आज तक पूछा गया क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व है। 1980 से हमारा 2010 तक है उसमें मात्र। 2010 के बाद क्वेश्चन बैंक तो है ही मेरे पास, कोई दिखते नहीं है, यानी कि पूरा मिल जाता है हमको। ठीक है, तो ये चीज भी पढ़ना जरूरी है। चलो यहाँ पे इंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन क्या समझिए। एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसे काटते हैं। समझिए इस चीज को। सबसे पहला काम क्या है इसका, कि एंजाइम, जो एंजाइम होता है, एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पॉली ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उससे काटता है। पहला काम क्या है, एंजाइम डीएनए विशिष्ट पॉली ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों को पहचान कर उसे काटता है। ठीक है ना? क्या करता है, ऐसे काटता है कि ऐसे काटेगा कि डीएनए के दोनों सिरा पर एक लड़ी भाग रह जाता है। यानी कि इस प्रकार से उसको काटना है कि डीएनए के दोनों सिरा पे, डीएनए के दो सिरा पे, इस आधा आधा काट दिए कोई चीज को यहां से, ठीक है ना, आधा आधा काट दिए, तो डीएनए के दोनों सिरा पे क्या हो रहा है, एक लड़ी भाग रह जाता है। ठीक है ना? और इसे चिपचिपा सिरा कहते हैं। जो यह सिरा दोनों तरफ रह जाता है ना, इसको हम चिपचिपा सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको हम चिपचिपा सिरा कहते हैं, चिपचिपा सिरा कहते हैं। और यह एंजाइम अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजन अणु बनाने में कार्य होता है या आवश्यक होता है। तो मैंने समझाया आपको इंडो न्यूक्लियस प्रतिबंधन क्या है। तो देखो, एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर ऐसे काटता है कि दोनों सिराओं पर एक लड़ी एंजाइम रह जाता है, एक लड़ी भाग रह जाता है, और उसे चिपचिपा सिरा कहते हैं, उसे चिपचिपा सिरा कहते हैं। और यह एंजाइम अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजन पुनर्योजन अणु बनाने में आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि धान तथा गेहूं का, क्या कहा मेरे दोस्त,
धान और गेहूं, धान तथा गेहूं के दो दो आप ये प्रोत्तम किस्म को लिखे। जैसे कि हर एक प्रकार होता है, हर एक चीज का प्रकार है। धान के प्रकार है 64 44 52 53 54 अरे धान का ऐसा ऐसा नाम है ना, क्या कहें हम। धान का जब बिया गिरता है, अभी तो सीजन चल ही रहा है। तो धान का जब बिया गिरता है तो आप देखिएगा दुकान में 64 44 52 51 53 54 छप्पन छप्पन, छप्पन भोग। अरे भाई इतना धान का किस्म आ चुका है। उसी प्रकार से तो आपको कह रहा है धान का दो गो किस्म, दो गो प्रकार बताइए कौन कौन धान होते हैं। पहले तो धान होता है बासमती होता था, बासमती चावल होता है, कौन कौन धान होता है, बहुत प्रकार का होता है। उसी प्रकार से गेहूं का भी प्रकार होता है, गेहूं का भी बहुत प्रकार होता है। गेहूं जब बिया जब देखिए किसान भाई के लोग को पता होगा, हमारे जैसे किसान होगा उनको पता है, और जो मोहल्ले में रहने वाले को क्या पता। ठीक है, तो धान धान के प्रोत्तम किस्म क्या, प्रोत्तम प्रकार क्या है। तो देखो साबरमती, जया, बाला, कृष्णा, यह उनकी प्रमुख किस्में हैं। ठीक है ना। और गेहूं का प्रमुख किस्म क्या है, कल्याण सोना, साबरमती, सोनारा, ये सब उनकी किस्म है, प्रकार है। तो मैंने धान का तो बहुता बता दिया, लेकिन आपको गेहूं का दो जरूर याद रखिएगा, कल्याण सोना और साबरमती सोनारा। यह और क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछ चुकल है। और याद रहे आपको सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार है, सबका पीडीएफ नोट्स बन चुका है। पीडीएफ नोट्स लेना अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि पूरी बुक याद नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी है। आइए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि शराब या अल्कोहल का दुष्परिणाम क्या है। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन अपने से एक बार थोड़ा सा दिल से अपने बताना कि जो शराब पीले रहता है उस क्या क्या करता है। ये क्वेश्चन 2009 के 19 के एग्जाम पूछा जाए कि शराब जो पी लेता है आदमी, अल्कोहल मतलब शराबे होता है, दारू पी लिया था, तारी पी के आता है, चमनगा मार के आता है, तो क्या करता है उसमें, क्या क्या। एक तो बिना बोले अधिक बोलता है, मतलब अधिक बोलता है, सच बोलता है, अधिक बोलेगा सच बोलेगा। और वो नदियों में है, नलों में गिर जाएगा तो उसको गद्दा का फील आएगा। तो उसका दुष्परिणाम क्या समझिए। सबसे पहला क्या है, कार्य क्षमता की अपेक्षा घट जाता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा, वो जहां देखेगा सोने का प्रयास रहेगा, बिस्तर खोजेगा। ठीक है, मानसिक विकास का उत्पन्न होना, और मानसिक विकास बड़ा फास्ट हो जाता है। वो बोलता खूब है, खूब बड़बड़ बड़बड़ बोलेगा, एकदम बड़बड़ बड़ बच्चर बच्चर करेगा, बोलता खुद है, यानी कि मानसिक विकास ज्यादा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या, यकृत का खराब हो जाना, एक लीवर खराब, यकृत मतलब लीवर होता है, लीवर खराब हो जाता है पीने से, इसका दुष्परिणाम ही हो सकता है। हृदय संबंधित रोग होना, हृदय संबंधित रोग हो जाता है। होश हवास खो जाना, मतलब देखो दारू पीने के बाद क्या होता है, होश हवास खो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, मानसिक विकास में उत्पन्न होता है, क्योंकि जो पीने पीले रहता है वो खूब बच बच करता है, बच बच करेगा ज्यादा, और कार्य क्षमता में अपेक्षा कम हो जाता है। यह उसके दुष्परिणाम है, और क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है अंतः प्रजनन क्या है। क्वेश्चन समझिए कि अंतः प्रजनन क्या है, डिफिनेशन दे देखो मेरे दोस्त कितना इजी, और ये भी क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आ चुका है कि आपको अंतः प्रजनन क्या है। देखिए, अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच, क्या कहा, अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है, मैंने कहा अनुवांशिकी रूप से जब समान जीवों के बीच प्रजनन होता है तो अंतः प्रजनन कहलाते हैं। और अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छी जीव बढ़ोतरी होती है। देखिए समान जीव की बात कर रहे हैं, जिससे मनुष्य की बात हुआ, वही कहा कि अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच प्रजनन होता है। समान जीवों का मतलब मनुष्य मनुष्य में, आपको जानवर जानवर के, तो ये कहा समान जीवों के बीच प्रजनन होता है, तो इसे अंतः प्रजनन कहा जाता है। क्या कहता है, अंतः प्रजनन। और अंतः प्रजनन से जीवों की बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल से जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। ठीक है ना, यह हमको अंतः प्रजनन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षण क्वेश्चन है, मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। देखो मानव का लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखो लिंग निर्धारण का ये क्वेश्चन देखो 2020 2018 के एग्जाम पूछा गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखो टोटल क्रोमोसोम आपका कितना होता है, 22 जोड़ा होता है, सॉरी 23 जोड़ा, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है ना, 23 जोड़ा होता है, और टोटल 46 होता है, 23 जोड़ा और टोटल 46। 23 जोड़ा मतलब दो जोड़ा होता है ना, मैं जोड़ा लिख देता हूँ, यानी कि 46 होता है। और देखो इस 46 में से आपको 22 जोड़ा नर के पास होता है, 22 जोड़ा जो होता है ना, 22 जोड़ा वह नर के पास होता है, और एक जोड़ा क्या होता है, एक जोड़ा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, एक्स का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सिर्फ मादा के पास होता है, यानी कि टोटल नर के पास होता है, थोड़ा सा मात्र मादा के पास होता है।
और साथ में वाई जोड़ा के साथ वाई का एक प्रतिलिपि इसके पास ही होता है, नर के पास। और वाई ही हमारा नर लक्षण का निर्धारण करता है। कैसे? देखिए, मानव लिंग का निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है। अगर एक्स वाई प्रकार मतलब समझिए, समझिए इस चीज को। मानव लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है अगर नर से एक्स क्रोमोसोम निकलकर अगर मादा के योनि में प्रवेश करता है। आप सेक्स कीजिएगा, मतलब ये नहीं समझना कि करना है, ठीक है? समझो चीज को पहले। मेरे कहने का मतलब है कि मानव लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है। अगर आप सोचिए, अगर कोई नर मादा के साथ सेक्स करता है तो नर से जो क्रोमोसोम निकला, अगर वह एक्स निकलेगा, अगर एक्स निकलेगा और मादा की योनि में प्रवेश करेगा, तो वहां पे आपका जो बच्चा होगा, पहले जो गर्भ धारण होगा उसमें बच्चा जो होगा वह गर्ल होगी, आई मीन स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि एक्स निकला और गया मादा के पास। ठीक है ना? मैं नर लिखता हूं। अगर नर में एक्स निकलेगा, ठीक है, एक्स अगर मादा की योनि में प्रवेश करेगा तो बच्चा क्या होगा? बस बच्चा लड़की होगी। ठीक है? और याद रखना सब नर का ही दोष है, मादा का कोई दोष नहीं है। याद रखना नर ही करता है सब कुछ। अगर नर वाई नर से, अब इसका भी दोस्त नहीं है। अब ये थोड़ी उसको पता तरी क्या निकल रहा है, डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर थोड़ी चेक करके डाल रहा है। अगर फिर नर मादा के साथ सेक्स किया, अगर वाई क्रोमोसोम निकला और वाई क्रोमोसोम अगर मादा में प्रवेश किया तो वो लड़का हो। सिंपल फंडा है। और ठीक है, तो इसी को समझिए। एक सौ प्रकार से होता है। कुल 23 जोड़ा क्रोमोसोम में से 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, उसमें से 22 जोड़ा नर के पास होता है और 22 जोड़ा नर के पास होता है और एक जोड़ा मादा के पास होता है। 22 जोड़ा नर के पास होता है और एक जोड़ा ही मादा के पास होता है। ठीक है? और नर में एक्स के अतिरिक्त अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई भी होता है। देखो, एक्स के साथ साथ वाई भी होता है नर के पास। ठीक है ना? याद रखना, नर में, याद रखना नर में एक्स के अतिरिक्त यानी कि उसके साथ अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है। कौन? वाई। वाई ही होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है। इसके अलावा एक्स जाएगा तो सिर्फ लड़की होगी और वाई ही, एक वाई पूरा नर का राज बना हुआ है। ठीक है? करता है। और एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है और एक्स क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है। सिंपल बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखो कितना बार पूछा गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, जीवों में अलैंगिक जनन क्या है, समझिए इस चीज को। समझिए कि चीजें आपको समझना भी चाहिए कि जीवों में अलैंगिक जनन की आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। तो जीवों में प्रजनन की वह विधि, जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसे जनक कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता। देखिए, लैंगिक और अलैंगिक, अलैंगिक जनन में कोई उसमें संयोग नहीं होता। अगर आपको बच्चे अगर पैदा करना है तो आपको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं, आप अकेला कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में उसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि आप लोग लैंगिक जनन में देखिएगा नर और मादा की आवश्यकता होता है। जबकि नर और मादा जब तक वो संयोग नहीं आएगा, फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आएगा, सीधा समझ लीजिए उसके साथ जब तक वो सेक्स नहीं करता है और जब तक एक टाइम पर, ये भी होता है टाइम, ऐसा नहीं कभी कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। टाइम पर गाय भैंसी में देखे होंगे, हर एक चीज में, जानवरों में चाहे मनुष्यों में देखोगे, लैंगिक जनन में एक टाइम पर जब किया जाता है। आप बायोलॉजी पढ़ने वाले ए टू जेड टीचर लोग पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज में हम भी इस चीज को क्लियर करते हैं, कब करना चाहिए, कब नहीं, कब बच्चे पैदा हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते। ठीक है? तो याद रखना मेरे दोस्त, अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली पहले इस तरह रहेगा, कुछ दिन बाद यही चीज जाकर इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि एक जगह थोड़ा सा पतला हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद देखना यही थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। मतलब एक, अब देखो, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया थोड़ा पतला, फिर यहाँ पे एकदम छोटा, और थोड़े देर स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अलग, ये अलग। देखो, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर अलग हो गया, यानी कि इसमें कोई जरूरत नहीं, अलग हो गया, ये दो जीव बन गया, पैरामीशियम और अमीबा में फिजिकली ऐसे ही प्रजनन होता है। तो सीधा अलैंगिक जनन वह विधि है जिसमें एक जनक से कई नए व्यक्ति का निर्माण होता है या जन्म होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें
कोशिकाओं और का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ जरूर लेने के प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाइटेल इंडेक्स क्या है, इससे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। और ये क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि यहाँ पे वाइटिक इंडेक्सिंग क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बहुत इजी डिफिनेशन समझिए। देखिए जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत अनुपात को वाइटल इंडेक्स कहते हैं। मैंने कहा कि जन्म दर, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर की प्रतिक्रिया या प्रतिशत अनुपात को आप वाइटल इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत अनुपात ज्ञात करने को या अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल इंडेक्स कहते हैं। और इसका सूत्र होता है वी आई बराबर एन अपॉन मीटर गुने 100, एम गुने 100, एन अपॉन एम गुने 100, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और वी आई क्या है? वाइटल इंडेक्स, ठीक है। एन अपॉन एम गुने 100, प्रतिशत 100, जहां पे एन आपका जन्म दर है, एम आपका मृत्यु दर है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है यह वाइटल इंडेक्स का। अगला क्या क्वेश्चन आपके सामने आया इस प्रकार से, देखो एक, देखो अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो वैसे जीवों का समूह जो पारिस्थितिकी क्रिया करते हैं तथा वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो एक वैसे जीव, क्या कहा? वैसे जीव के, वैसे जीव के समूह जो पारिस्थितिकी क्रिया करते हैं, क्या पारंपरिक क्रिया करते हैं, तो पारस्परिक क्रिया करते हैं, और तथा वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, उसके हम क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखो पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। हाँ, जलोद्भिद, मरुद्भिद और समुद्भिद के बारे में लिखे। देखिए जलोद्भिद वैसे होते हैं, वैसे पौधे जो जल के अंदर होते हैं उसे जलोद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद वैसे पौधे होते हैं जो आपके मरुद्भिद वैसे पौधे हैं जो आपके मरुस्थल में होते हैं। मरुस्थल मतलब जहां पठार एकदम गर्मी के अंदर होता है। जैसे कि आप रेगिस्तान की बात कर ले, तो रेगिस्तान में क्या होता है? मरुद्भिद होता है। यानी कि वैसे पौधे जो मरुस्थल में होते हैं, पूरे गर्मी के मौसम में होते हैं, आई मीन सीधा समझ सकते हो आप, पूरे एकदम पठार में होते हैं, गर्मी इलाका में, आप बालुई जहां जगह होता है रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। और समुद्रभिद वैसे पौधे होते हैं, ना तो आपको ज्यादा जल में होगा, ना ज्यादा सूखा में होगा, यानी कि सीधा नॉर्मल से नमी में होता है, जल ना ज्यादा ना सूखा, यानी ज्यादा ठंडा में ना गर्मी में, थोड़ा सा नमी में होता है, उसे मरुद्भिद कहते हैं। समझिए जलोद्भिद क्या? वैसे पादप, वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम्र नमी में वृद्धि करते हैं, जलोद्भिद कहलाते हैं। जैसे कमल का फूल, कमल का फूल बाहर नहीं उग सकता, वहां पे जलकुंभ भी अंदर होता है जल में। आपको है मरुद्भिद, वे पादप जो अधिक तापमान या गर्मियों में वृद्धि करते हैं, मरुद्भिद कहलाता है। जैसे कि नागफनी, नागफनी यह आपका काफी गर्मी में और काफी तापमान में होता है, रेगिस्तान में होता है। अब समुद्रभिद क्या है? वे स्थानीय पौधे न तो विशेष सूखे में और न विशेष नम्र वातावरण में अनुकूल होते हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, मरुद्भिद कहलाता है। यानी कि ना तो ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा जल की आवश्यकता है, ना ज्यादा ताप की आवश्यकता है। नॉर्मली नॉर्मल जल में भी हो सकता है, कम में कभी ताप, कभी धूप, कभी छांव, कभी धूप में भी हो सकता है, उससे मरुद्भिद है। तो समझ में आ रहा होगा इस चीज को। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है 15 और 20 के एग्जाम में, 2015 और 20 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी है मेरे दोस्त, लेने के जरूर प्रयास कीजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्रेज कोर्स भी स्टार्ट है, तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस का। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।